हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस योगाहार कार्यक्रम का आज 843 दिन हो गए हैं और 843 दिन से हम आप जुड़ रहे हैं, अपनी चर्चा करते हैं, योग करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं। और जब हमारा आहार की चर्चा सत्य चलता है उस समय हमको अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम कुछ ना कुछ करते रहना है, फालतू बैठ के नहीं सुनना है हमें। अगर हमने 1.5 घंटा तो अभी योग कर ही लिया है, अब हम जो हमारा पैकेज है, जो हमें जरूरत है, अगर हमारे हाथों को में अकड़न जकड़न आ रही है, हाथ पतला हो रहा है, सुन्न हो रहा है, तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करते रहना चाहिए और अनुलोम विलोम अधिक करना चाहिए। अगर हमें किसी पैर में, घुटने में या मोटापा या कोई भी जो दिक्कत है, वो परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं, हम सब बताते हैं कि इस योग रोग के लिए ये प्राणायाम जरूरी है, तो वो अधिक से अधिक करें आप, ताकि आपका पैकेज हो जाएगा और आपको इसका व्यवहार में उपस्थित रहने का और योग करने का लाभ 100% मिलेगा। तो जब तक हमारी आज की आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय जुड़ती हैं, तब तक हम दादू को बुला ले, प्राणायाम दादू आसन बल्लर व्यायाम के करते विषय ही में रहें। बताएंगे। और शरद वर्मा जी, अरे बल्लर के बारे में दादू बताएंगे, दादू को एक दिन पूरा देंगे सर। अभी तो परोरा, वो करोड़ा दिख रहा है, करोड़ा हरा हरा, अभी उसके बारे में जानेंगे अपन। बल्लर की भी फूल आ गए हैं और दादू बल्लर का भंडारा भी देंगे। जी 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 जी, ठीक है ना। और दादू को एक दिन पूरा बुला लेते शरद भैया, बल्लर के बारे हाँ में पूरी बिल्कुल। बताएंगे कहानी। हरी किसकी? बम्बई वाले से, ये बम्बई से शुरू करेंगे कहानी। और जी, हमारे और गोपालक तक जाएंगे बिल्कुल। ये आ गया है, गोपालक तक जाएंगे जी भैया। शरद भैया थोड़े कुछ दिन की गम में खा जाओ, जी जी कुछ दिन की गम में खा जाओ, गज्जा बंदी मिले खूंटा से, चाहे कच्ची हो जाए। हम मेहरा जी की बात नहीं कर रहे, मतलब कर रहे हैं। जी जी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी ने हैंड रेज किया है। हम ये नहीं कह रहे कि मेहरा जी 8-10 दिन में खूंटा पे गैया बांध लें, हम उनकी नहीं कह रहे, मतलब कह रहे कि बंध जाएगी, आप गम खा जाओ 8-10 दिन, गैया जरूर बंधेगी खूंटा से। जी आदरणीय सदन को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज के अरे भ्राता, आज शंख नहीं बजा, शंख हमारा। हाँ बजा दूंगा अभी शंख। बजा दो नहा नहीं पाया था उस समय तो। भैया शरद भैया, जी, बड़े बड़े संस्थानों में गैया बंधवा देंगे, ये डेयरी खुलवा के तुम गाय गो आधारित खेती की चर्चा नहीं कर सकते। वे कह रहे भैया, शरद भैया हम बांधे ले रहे, एक नहीं 10-10 गैया बंधवा ले रहे। जय हो। बोले योग हार में हवाई चर्चा भाई, जी जी जी, गौ आधारित खेती की बात कहते हो, गैया है नहीं है? बहुत सुंदर। सब लोग गाय बांधेंगे, सब लोग गाय बांधेंगे, तभी गाय की चर्चा करेंगे। गो आधारित खेती की बात, कृषि मंत्री हो चाहे वो पशुपालन मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, वैज्ञानिक हो। जी जी, स्वागत है बहन जी। जी ओम जी रजना बहन जी 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 जी, हमारे बीच में आदरणीय बहन मेघना शुक्ला जी इंदौर मध्य प्रदेश से ज्वाइन हो चुके हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि। तो मैं उनको इस योगाहार मंच पर, दादू मोबाइल वो बंद करो, म्यूट हो। और आप, हमारा कल का ही विषय है वो आज हमें कंटिन्यू करेंगे जी, मिलेट्स के बारे में, और व्यंजन और मिलेट से हमारे जो भी आजार है वो कम हो जाए, जो हम मिलेट्स खाए उनके बारे में आज हमें बहुत अच्छे से विस्तृत से जानकारी देने वाली है हमारी बहन। स्वागत है। मगर आज फोटो रह गए हैं और बहन जी का स्वागत। आज के चीफ गेस्ट महोदय का स्वागत आदरणीय भगवान दास जी करें। आज की चीफ गेस्ट महोदय का स्वागत भगवान दास जी करें। एक मिनट भाई साहब, शंख ही बजाएंगे और अपने अपने जी भी जी, मैं शंख लेकर आता हूँ, बजाता हूँ, एक मिनट। शंख ही बजा दीजिएगा और अपने अपने वीडियो भी साथ में खोलिए सभी, बस, और हमारे मुख्य अतिथि का भी स्वागत हो जाएगा।
जी बिल्कुल, शंख बजेगा और स्वागत होगा, क्योंकि कल जो मेघना बहन जी ने जो हम सबको जो मार्गदर्शन दिया है, इतना अद्भुत मार्गदर्शन दिया है कि उसको मैंने फेसबुक पे डाला, ग्रुपों में भी डाला, यूट्यूब पे तो आ ही गया है, मैंने भेजा था सबको, और आज हम ट्विटर पे भी डालेंगे। और शंख ध्वनि के साथ बहन जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इसके साथ ही कल मेरे पास आदरणीय बने सिंह का था कि पार्किंसन, किसी का हाथ हिल रहा था, तो उसकी कल दवा मैं लिखवा नहीं पाया था, दुकान में था, तो आप लोग कहें तो मैं वो भी बता दूं, अभी लिखवा देना, तो टिप्स भी आएंगे, बाद बाद में में, बता अभी दूंगा कुछ नहीं जैसा बताना। कहें आप। अभी नहीं। जी जी आदरणीय जी, बहन जी का स्वागत है, और बहन जी आए और हम लोगों को मिलेट्स के बारे में मार्गदर्शन दें। ओम। माइक 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 ऑन कीजिए। धन्यवाद आपका। जी जी जी, आज आप सभी से रूबरू फिर से होकर बहुत अच्छा लग रहा है। कल बहुत सारे प्रश्न थे, कुछ लोगों के प्रश्न छूट भी गए थे, तो कल हमने एक एस्पेक्ट पर बात की थी मिलेट्स के, कि कैसे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बात करूंगी कि कैसे हमारे पर्यावरण और खेती के लिए भी और हमारी जमीन के लिए भी ये मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद फिर मैं आपके प्रश्न उत्तर लूंगी जिस भी विषय पर आप पूछना चाहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कल हमने बात की थी गेहूं और चावल के बारे में, तो जब हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो ये देखते हैं कि गेहूं और चावल, कल हमने सबसे पहले यही बात की कि क्यों इसको हमें खाना है, लेकिन जितना हमें सभी चीजें खानी है, राइट। अब ये भी हमें समझना जरूरी है कि गेहूं और चावल ये जो अनाज है, जब इन्हें उगाया जाता है तो इन्हें इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है इसको उगाने में। तो मैं इस फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि सबसे ज्यादा पानी का जो हमारा उपयोग है, हम सोचते हैं दिन भर में, अगर हम सोचें कि हम पानी कहाँ उपयोग कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम नहा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, नल खोल रहे हैं, उसमें हमारा पानी उपयोग हो रहा है। लेकिन जो हमारी आंखों के सामने हमें नहीं दिखता है, हमारे सामने जो चीज आती है वो सॉलिड चीज आती है, हमारा अनाज। लेकिन उससे उसे खेती करने में उसमें कितना पानी लगता है, उस चीज का हम अंदाज नहीं लगा पाते। तो गेहूं और चावल ये दो फसलें ऐसी है जिसमें बहुत ही अधिक पानी लगता है इन्हें उगाने के लिए। तो आप देखिए कि पहले हमारे देश में वर्षा आधारित खेती जब होती थी, उस टाइम बहुत इजी था। तब आप देखिए उतना गेहूं चावल नहीं उगता था, और हर सीजन में उगता भी नहीं था। गेहूं का भी अभी भी ज्यादा ठंड में ही उगता है, लेकिन क्योंकि वर्षा आधारित खेती थी इसलिए बहुत सारी अलग अलग टाइप की फसलें उगती थी। गेहूं और चावल में अगर देखें तो 1 किलो गेहूं या चावल खाते हैं तो 8 से 10 हजार लीटर पानी उस पर लग जाता है। अगर तो एक तो ये बहुत ज्यादा है, तो ये वैसे ही हमारे लिए नेचुरल नहीं है। मेरी कई जगह कई बार किसानों से बातें हुई है, तो वो मुझे यही बताते हैं कि बहन जी, जब हमारे यहाँ कोदो कुटकी की खेती होती थी, हमारे पिताजी करते थे, जब हम छोटे थे हमने देखा था। लेकिन जब हमारे गांव में नहर आ गई
तो हमने उसके बाद उगाना बंद कर दिया। अब हम ज्यादा या तो गेहूं उगाते हैं या चावल उगाते हैं। तो बेसिकली जब से डैम्स बने या जब से जगह जगह पर पानी इजीली पहुंचने लग गया, तो ज्यादा हम लोग गेहूं और चावल उगाने लगे। लेकिन आप खुद ही देखिए कि आज कितना तेजी से जमीन में जो पानी का स्तर है वो नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा। अभी खुदाई करने पे पानी बहुत नीचे होता जा रहा है, बोरिंग में पानी का स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है ना। तो उसका बहुत ज्यादा मेन कारण है कि खेती में हम जिन फसलों को उगा रहे हैं और जो खा रहे हैं उसमें पानी बहुत अधिक लग रहा है ना। तो अब वहीं पर अगर हम बात करें मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज और छोटे अनाज, कल भी हमारी बात हुई थी कि हम मिलेट्स को भी दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मोटा अनाज और छोटा अनाज। तो मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, चीना, इस तरह के जितने भी अनाज होते हैं उसमें 700 से 900 लीटर इतना पानी लगता है 1 किलो की खेती पर। तो आप देखिए कितना फर्क है, कम से कम 10 गुना पानी कम हो गया है ना। और वहीं पर अगर हम फसल उगाते हैं, जैसे छोटा अनाज की जो हमारी बात हुई थी, कोदो, कुटकी, कंगनी और जंगोरा, तो ये जो अनाज है इन्हें अगर हम उगाते हैं तो इसमें पानी लगता है 1 किलो के ऊपर 200 से 300 लीटर। तो हम अगर कोदो, कुटकी वगैरह खाते हैं तो डेफिनेटली 30 गुना तक पानी कम लगता है इसमें उगाने में। तो स्वास्थ्य से तो बेनिफिट है ही, उसके बाद क्योंकि इनमें, इन अनाजों में कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, इन सब चीजों को डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मौसम अगर देखें तो बहुत टेम्परेचर वेरिएशन ये झेल लेता है, मतलब 7-8 डिग्री से लेकर 40 से 45 डिग्री, इतना ज्यादा टेम्परेचर ये झेल लेता है। और बारिश की बात करें तो बहुत कम, जैसे हमारी मैक्सिमम खेती ऐसी है, खेती की जमीन हमारे देश में जो कि काफी ड्राई लैंड्स हैं, तो वहां पर बहुत कम पानी में भी इसे बहुत इजीली उगाया जा सकता है। बहुत जगह पानी की कमी के कारण या तो किसान खेती नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो बहुत इजीली खेती करके इन्हें उगाया जा सकता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा आज भी जंगल में भी इसे, बहुत जगह जंगलों में भी ये उगता है ना। तो इसीलिए अगर इसे हम उगाएं तो बहुत सारा हमारी जो मिट्टी है उसकी भी क्वालिटी खराब होने से बच जाएगी, साथ में हमारा जो पानी है वो भी बच जाएगा, साथ में हमें स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो ये मैं आपको आज मिलेट्स के बारे में बात करना चाहती थी। तो अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। इनकी फसल ये कहाँ कहाँ होती है, ये पैदा कहाँ कहाँ होती है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, और जी कितने जी, दिन की फसल है? अभी देखिए, जी जी, तो ये जो फसल है वो मध्य प्रदेश या आप कहीं भी देखें, मध्य प्रदेश में तो जैसे मंडला हो गया, शहडोल हो गया, जो भी ट्राइबल एरियाज है ना, अभी वहीं तक सीमित रह गई है, बहुत ज्यादा हर जगह नहीं उगाई जा रही है, क्योंकि इसका यूज ही बहुत कम हो गया है। जब हम इसे उपयोग करेंगे तो फिर से हमारी नॉर्मल खेती में ये आ जाएगी। और बेसिकली यही हाल बनिस्बत सभी राज्यों में यही कुछ हो रहा है कि ये ज्यादा ट्राइबल एरियाज में ही उग रही है अभी तो, और नॉर्मल रेगुलर खेती से ये हट चुकी है। लेकिन हम जब इसे खाना शुरू करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली फिर से किसानी से उगाना शुरू करेंगे। और इसे अगर आप बात करते हैं कि इसे टाइम कितना लगता है, तो इनका वक्त होता है, जैसे एक हरी कंगनी है वो 2 महीने की फसल है, लेकिन और जो कोडो है वो 4 महीने की फसल है, लेकिन बाकी कंगनी, कुटकी और झंगोरा, ये 3 फसल जो है वो 90 दिन की फसल है। तो इस तरह से, और इसके
तीन बार कम से कम हम साल में इसकी फसल ले भी सकते हैं। जी मेहरा जी भाई साहब, इनका उत्पादन क्या है? उत्पादन प्रति एकड़? जी उत्पादन प्रति एकड़ तो काफी कुछ जमीन की उर्वरता पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रति एकड़ देखा जाए तो 600 से लेकर आप समझ लीजिए मिनिमम आपको 600 किलो मिलेगा उत्पादन। लेकिन अगर आप मैक्सिमम पे जाना चाहें तो काफी 2,500-3 हजार तक भी जा सकता है उत्पादन। डिपेंड्स कि हमने किस तरह की जमीन है और कैसा इसका उत्पादन है। अगर बहुत डिप्लीटेड जमीन होगी तो भी कम से कम 600 किलो हो जाएगा, लेकिन अच्छी उर्वरा और बहुत अच्छी जमीन जैसे जैसे बनती जाएगी तो इसका उत्पादन बेटर होता जाएगा। ये 600 किलो कौन सी फसल? कोदो ये कुटकी की रागी? जी मैं कोदो कुटकी वगैरह की ही बात कर रही हूँ। कोदो कुटकी। अच्छा, ये समझ में नहीं आया कि सरकार इन चीजों को प्रमोट कर रही है तो किस प्रकार प्रमोट कर रही? क्या किसानों को इस पे कोई अनुदान दिया जा रहा है क्या? उत्पादन अनुदान या वितरण अनुदान या कुछ भी ऐसा? ये कैसे प्रमोट कर? जी एक्चुअली जैसे छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, कुछ राज्यों में किसानों को एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दी जा रही है और एक्स्ट्रा लाइक बोला जा रहा है कि आप इसे उगाएंगे तो आपको 3,000 रुपए मिलेंगे या 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, उस तरह से भी हो रहा है। और कई जगहों पर ये हो रहा है कि मिनिमम जो प्राइस होता है ना वो भी तय किया जा रहा है कि मिनिमम इतना तो आपको मिलेगा ही, आप खरीदेंगे तो इसका रेट। उस तरह से भी कई राज्यों में हो रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहा है कि नहीं? मध्य प्रदेश मुझे आइडिया नहीं है कि ये मुझे जरूर पता चला है कि अब पीडीएफ स्कीम में भी धीरे धीरे अब मिलेट्स को ऐड करना शुरू किया है। मिलेट्स मतलब पहले तो जैसे गेहूं चावल पर ही ज्यादा होता था, पर अब बाजरा ज्वार वगैरह सब काफी अब पीडीएफ स्कीम में तो आने लगा है गवर्नमेंट की। पर हाँ, मध्य प्रदेश में अभी उतना जोर नहीं दिख रहा है मुझे जितना मैं छत्तीसगढ़ वगैरह में देख रही हूँ। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ज्यादा इसके प्रमोशन पे अभी यूपी एमपी वगैरह में इतना नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये मिलेट्स का हिंदी नाम क्या है? नहीं, जैसे मोटा अनाज बोलते हैं ना, जनरल में मोटा अनाज ही बोला जाता है मिलेट्स को, मोटा अनाज। और इन्हें हम और एक छोटा अनाज, बारीक अनाज भी बोलते हैं। सरकार इसे श्री अन्न बोलती है। जी, श्री अन्न में एक्चुअली दोनों टाइप के आ जाते हैं, मोटा और छोटा। और अगर हम श्री धान्य बोले तो श्री धान्य में सिर्फ छोटा अनाज आता है। ये सभी चीजें आपके पास उपलब्ध है? जी मेरे पास उपलब्ध रहती है जनरली, हाँ उपलब्ध है। इनको भोजन में, इनको जो भोजन में जो आपने एक तो वो रोटी बनाने की विधि आपने बताई थी कल, इसके फलके कैसे बनाए जाते हैं? कल मैंने जो विधि बताई थी वो मोटे अनाज के लिए थी। मोटा अनाज बाजरा ज्वार रागी और चीना, इनका है ना? हाँ जी, मक्का का भी उसी तरह बनेगा, ओट्स है, जौ है, सब वैसे ही बनेगी। कोदो कुटकी चंदोरा का? कोदो कुटकी झंगोरा में जो छोटे अनाज होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है बनाने में, क्योंकि उन्हें भिगोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी जिस तरह यूज हो रहा है ना, कोई भी उसे भिगो नहीं रहा है। एक्चुअली मैंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में भी देखा है, वहां जाकर के आदिवासी किस तरह पका रहे हैं, तो वो भी इसे एक्चुअली भिगोते नहीं है, बिना भिगाए ही बनाया जा रहा है। लेकिन इसका अगर पूरा हमें फायदा लेना है और प्रॉपरली खाना है, उसको इजीली हम डाइजेस्ट कर सके और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से मतलब बॉडी इजीली एक्सेप्ट करे और एब्जॉर्ब करे, तो उसके लिए बहुत जरूरी कि हम इसे भिगोएं। तो भिगोने के कारण थोड़ा सा इसका मेथड चेंज हो जाता है पकाने का। इनमें ये रोटी के अलावा ये मिठाई वगैरह भी बन सकती है इसकी, इनकी? हाँ जी, सब कुछ बन सकती है, थोड़ा सा इसका तरीका अलग है हर चीज का। ये आपसे मंगा कैसे सकते हैं? कल क्वेश्चन हो गया था मिठाई का। वो तो मैं आपको, मेरे पास तो क्या है ना, मैं थोड़ा बहुत रिटेल में रखती हूँ, पर मैं आपको कॉन्टेक्ट दे दूंगी जहाँ से आप होलसेल में भी मंगवा सकते हैं या ज्यादा क्वांटिटी में मंगवा सकते हैं। अच्छा, तो वो कांटेक्ट कैसे देंगे आप? अभी बता दीजिए।
जी, वो या तो रंजना जी को मैं दे दूंगी, वो आपके ग्रुप में डाल देंगी, अच्छा ठीक है ना। आप साउथ से भी ले सकते हैं, नासिक से भी ले सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ आदरणीय वगैरह। नरेंद्र भाई लेकिन साहब, हर आप राज्य ग्रुप में में जुड़े हैं कि नहीं? जी, है। कौन से ग्रुप में? आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, कौन से ग्रुप में? ग्रुप में जुड़े हैं आप? ग्रुप में जुड़े हैं आप वर्मा जी? नहीं, बस मैं तो ये आप अटेंड करता हूँ। देने के उभार के कार्यक्रम की। नहीं, मैं जी, इस तो मैं ये आपको जोड़ देता हूँ, आज नंबर बता दीजिए आप अपना, बोलिए एक मिनट। मेरा नंबर बोल रहा हूँ मैं, 9425121638। जी, 9425121638 9425121638। ठीक है, जी मैं जोड़ जी देता हूँ, तो ये आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। जी भाई, सर जी। सर तो प्लीज, मेरा थैंक यू। आपसे अगला सवाल यही आदरणीय सुमित विनम्र वर्मा जी, जी। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा सुमित वर्मा कि जी। जो हमारे जितनी पास है वहां से खरीदें तो अच्छा है। अपने राज्य में जी, कहीं उगा रहे हैं, मीरा उससे जी भाई लें तो साहब ने अच्छा है। हैंड राइज किया था, दिनेश भैया है। जी, आदरणीय दीदी, धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और ये चर्चा इस तरह संकेत करती है कि जिस तरह से प्रश्न किए जा रहे हैं और बहुत सारे हैंड रेज़ हो रहे हैं, तो उत्सुकता भी है और इस क्षेत्र में कार्य करने की आगे ललक भी बढ़ रही है। इसी क्रम में आज हम जैसे हमारी आदरणीय दीदी जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं टिहरी गढ़वाल से अंकित रावत जी। और अंकित रावत भी कई स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलेट्स पे कार्य कर रहे हैं। तो आज वो पहली बार जुड़े हैं। अगर उनका कोई प्रश्न अगर दीदी जी से हो, क्योंकि इनका आदरणीय हमारी मुख्य अतिथि जी का बहुत बड़ा अनुभव है। हालाँकि रावत जी मतलब कुछ समय से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर वंदना शिवाजी के अभियान के साथ भी उन्होंने शुरू किया था ये कार्य। तो अंकित जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो अपना परिचय दीजिएगा और माइक और कैमरा ऑन करके, और फिर हम वापस दीदी जी के पास पहुँचेंगे मार्गदर्शन के लिए। दिनेश संभवतः वो दिनेश लेफ्ट हो गए। जी, वहां तक आवाज नहीं संभवतः जा रही है उनके तक, हाँ, है ना? जी, जी, जी। हाँ, ये सभी यहाँ पे एक मोटे बात अनाज और छोटे अनाज शुगर के लिए बेस्ट है आपके हिसाब से? शुगर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, आ, आपने जो कल बताया उसके से। जी जी, शुगर के लिए बहुत बेस्ट है, पर अगर आप शुगर के लिए देखेंगे तो फिर छोटा अनाज और भी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज रिलीज है ना, वो 5 से 7 घंटे में होता है, जबकि जो मोटा अनाज है उससे 2 से 3 घंटे में होता है। इसलिए अगर किसी को बैलेंस आउट करना है तो बेस्ट फिर छोटा अनाज रहेगा कि वो ज्यादा खाया जाए, और ज्यादा जब तक ठीक ना हो जाए अगर मोटा अनाज ही खाया जाए तो बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा, एकदम से बढ़िया जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है डायबिटीज। जी, सुमित वर्मा जी ने हैंड राइज किया है। जी सुमित भैया जी, स्वागत है। जी प्रणाम दीदी। अभी तक मिलेट्स में कितने प्रकार के अनाज आइडेंटिफाइड हुए हैं और आपके पास कितने उपलब्ध हो सकते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि आइडेंटिफाइड तो एक्चुअली हमारे देश में देखा जाए तो अनाज की वैरायटी बहुत ज्यादा है। हम जितने अनाजों की बात कर रहे हैं, देखेंगे जाकर तो हर रीजन में आपको और नई नई बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। तो इस कैटेगरी में और भी चीजें जुड़ती जाएंगी। तो जो बेसिकली गेहूं और चावल के अलावा मोस्टली जितने भी अनाज हैं वो सब मिलेट्स की कैटेगरी में आता है। जैसे मक्का है, वो मिलेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। राजगीरा है या कुट्टू है, तो ये भी मिलेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से बहुत अच्छे हैं और हम धान की तरह ही इन्हें प्रयोग करते हैं। तो सारी ही चीजें जितनी हमारे रीजन में मिलती हैं, अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई करें और उन्हें भोजन में खाना शुरू करें तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो हमारे रीजन में चीजें हो रही हैं, जैसे कई जगह लोग बोलते हैं कि ये तो आप ऐसी बात कर रही है, हमारे रीजन में तो होता नहीं है कोदो कुटकी, तो फिर हम कैसे खाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो बहुत बार किसान ना, ये तो अपने आप गेहूं चावल के साथ भी उग जाता है बहुत बार,
और किसान उसे वीड्स की तरह उखाड़कर फेंक देते हैं। तो इनफैक्ट मैं एक आदिवासी अंचल में गई थी महाराष्ट्र के, तो वहां पर मैंने जब महिलाओं से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि हम ज्यादा चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं और मक्का खाते हैं, और उन्हें कोदो कुटकी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो जब मैंने उन्हें दिखाया कि ये ऐसा दिखता है अनाज, तो जो उनमें बुजुर्ग महिला थी, अनाज देख के वो बोली कि अरे ये तो हमारे खेत में उगता है, हम इसे निकाल के फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब जो चीज आपने उगाई नहीं है तब भी अपने आप कहीं से भी उसका बीज आ रहा है और उग रहा है, जबकि आजकल बहुत कम अवेलेबिलिटी है इसकी, उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं से आपके खेत में उग जाता है, तो उसका मतलब उसके लिए वो बहुत बेस्ट कंडीशंस एक्चुअली हैं और हम उगा नहीं रहे हैं, पर वो हमारे यहाँ का लोकल तो है। और इसमें मैंने देखा है जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ज्यादा कोदो और कुटकी होता है, थोड़ा बहुत कंगनी भी होता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत सांवा भी होता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, अलग अलग रीजन और उसकी सॉइल के हिसाब से भी चीजें होती है, बट मैक्सिमम ये सारे यूनिवर्सल ग्रेन्स हैं, इन्हें हर जगह उगाया जा सकता है। सबसे ज्यादा ब्यूटी इन ग्रेन्स की यही है कि ऑलमोस्ट स्पेशली जो छोटे अनाज है, क्योंकि इनको बहुत ही कम पानी लगता है, या आर्टिफिशियली पानी नहीं भी दें तो भी ये लाइक सिर्फ 4 या 5 बार भी पानी दिया पूरे सीजन में तो भी इसकी फसल उग जाती है। और शुरू शुरू के पानी के बाद अगर अच्छा मॉइस्चर है हवा में, तब तो मॉइस्चर के बल पर भी ये उग जाती है। तो इनफैक्ट अगर राजस्थान में या कहीं पर ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्र में भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि कोकोपीट ऐड करके अगर उगाया ना तो वहां भी ये उग गया। जी जी। मैंने पिछले वर्ष ही 10 एकड़ खेत जसपुर में लिया हुआ था, छत्तीसगढ़ में। और पहला फसल मैंने वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बेड़े बोलते हैं, बेड़े, और शायद वो प्रोसो मिलेट है, वो लगाया जी। हुआ था। और हम लेट हो गए थे और उसे केवल ऐसे ही फेंक करके एक बार हल चलाकर फेंक दिए थे, और कभी कुछ नहीं किए, कुछ ध्यान नहीं दिए, और सीधा फिर आखिरी में फसल काट लिए थे। जी तो जी। लगभग अच्छा उत्पादन हो गया था। वो पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पे नमी थी हमेशा। हाँ और जी। अभी, हाँ, अभी मैं इसको लगाने का और उपयुक्त समय क्या हो सकता है? मैंने कुछ ज्यादा ही बीज मंगा लिए थे और मैं उतना लगा नहीं पाया। अभी कोदो कुटकी लगाया है जी। और रागी और बाजरा रह गया। तो जी इनको और कभी लगा सकते हैं अगर लगाना हुआ तो। जी। थोड़ा सा मुझे मोटे अनाज के बारे में थोड़ा सा जानकारी कम है या नॉलेज कम है। जी इनफैक्ट मैं खेती से उतनी जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ है और जितना मुझे अंदाज पता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैं ज्यादा आपको छोटे अनाज के बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो डॉक्टर खादरवल्ली हैं जिन्होंने एक्चुअली सबसे ज्यादा रिसर्च आज तक इन अनाजों पर जो की है वो डॉक्टर खादरवल्ली ने की है। तो मैं जी जी। अपने सारे जो उन्होंने मुझे सिखाया है और जो नॉलेज दिया है उसके बेसिस पर मैं आपको बता सकती हूँ कि ट्रेडिशनली जो उगता है ना, इवन जो आदिवासी भी उगाते हैं, वो हमेशा सिर्फ बारिश के मौसम में लगाते हैं इसे। तो इसे हम्म। हमेशा बारिश से पहले ही लगाया जाता है। लेकिन डॉक्टर खादरवल्ली के अनुसार आप किसी भी सीजन में इसे लगा सकते हैं, ऐसा ओके। कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि हाँ, गर्मी के सीजन में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पानी हवा में बहुत कम हो जाता है, तो आपको थोड़ा पानी ज्यादा देना पड़ेगा, जितना हम बात कर रहे हैं उससे। ये गर्मी के सीजन में बहुत भरी गर्मी होगी तो वहां पर ये चीज आप फेस करेंगे। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ इन्हें लगाने के लिए हमें एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम इस फसल को काटेंगे तो उस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए, तब थोड़ा ड्राई सीजन होना चाहिए। तो वो आप कैलकुलेट करके उस हिसाब से लगा सकते हैं कि आपके क्षेत्र में बारिश का सीजन क्या है और कौन सा टाइम ऐसा आएगा जब हवा मतलब बारिश नहीं होगी, क्योंकि इसे काटने के लिए वैसा मौसम चाहिए होता है। जी धन्यवाद। जी हमारे बीच में 5 सितंबर में शायद अ, उन्होंने तारीख दी है, खादरवल्ली जी आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने अरे वाह। कहा है। तो सभी को अच्छा कौन से मार्गदर्शन क्षेत्र मिल में? जाएगा। कौन से क्षेत्र में रंजना जी? नहीं, हमारे इस प्रोग्राम में ही। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जी ये मेरी तो बात फिर हो।
सर तो इन सारे प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर दे देंगे, खेती से रिलेटेड और सब। मैं थोड़ा कुकिंग साइड पर ज्यादा हूँ और जी खेती जी साइड हाँ पर कम हूँ। जी जी हाँ, इसीलिए तो हाँ, उन्होंने बोला है 5 तारीख कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, जी तो वो जाएंगे या तो हम सभी से बहुत अच्छे से लाभ मिल जाएगा। तो मैं आगे हाँ, हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब मध्य प्रदेश से। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और अच्छी जानकारी दी है। मेरा जो प्रश्न था, तो अब खदरवली जी आ ही रहे हैं तो उनसे मैं पूछूंगा। हम लोग काली मिट्टी में, जो जैसे नर्मदापुरम में जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है और पर्याप्त मात्रा में तवा बांध के कारण नहर है, तो यहाँ पर चावल और गेहूं ही सबसे ज्यादा होता है, और इसे हम कैसे रिप्लेस करें, वो समय कौन सा हो, इस पे थोड़ी बात चाह रहे थे। जी तो जी जी ओम। जी। तो उसके लिए खादर सर आपको बहुत अच्छे से गाइड सदन से करेंगे। निवेदन है कि आप उनसे जरूर ये प्रश्न कीजिएगा। आदरणीय मेघना जी बहन जी किचन जी से संबंधित बात करेंगी। किचन से संबंधित ज्यादा अनुभव, और उन्होंने जो उनका अनुभव है मोटे अनाजों का लाभ और अन्य अनाजों का, और किचन से संबंधित आप ज्यादा सवाल कर सकते हैं। हम लोग खेती से संबंधित अपर किसानों से सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, किचन के आपको कोई व्यंजन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे बहन जी आज बताएंगे, और किसी बीमारी पर भी आप बोलेंगे तो हमें बताएंगे। तो आदरणीय बहन जी कुसुम कुसुम भारद्वाज जी, जी आपका स्वागत है बहन। जी ओम, प्रणाम सब सदन में उपस्थित सबको प्रणाम। और मेघना जी को तो बहुत बहुत बधाई है। बहुत आपकी जो चर्चा है बहुत बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। मैं बस इतना बता रही हूँ कि खादरवली साहब के जो प्रोग्राम है, उनके लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे काफ़ी मिल रहे हैं और बहुत सी जानकारी मिल रही है। दूसरी एक बात कि उत्तराखंड में आप लोग तो किसानों से जुड़े हुए हैं और मैं तो खैर कृषक लोगों से ज़्यादा नहीं जुड़ी, परंतु उत्तराखंड में कुछ किसान जो है वो इसकी कर रहे हैं और वहाँ से बड़े ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर वो वहाँ से भेजते हैं। यहाँ मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में व्यापारी, यहाँ पे जो दुकानों पे व्यापारी लोगों के पास में छोटे छोटे आधा किलो के पैकेट बना के वो सारे मिलेट्स और खास करके ये 500 मिलेट्स जो है वो मिल रहे हैं। तो वो वहाँ उत्तराखंड से आते हैं। मैंने भोपाल में भी 1-2 महिलाएं हैं जो वहाँ उत्तराखंड से मंगाती हैं इकट्ठे में। तो आप बस मैं इतनी केवल जानकारी दे रही हूँ कि वहाँ के कृषक से तो जुड़ते भी हैं कई बार इसमें। तो आप लोग वहाँ के कृषकों से कुछ बात करके पता करके अभी फिलहाल जैसे अभी नहीं मिल रहा है तो मालूम कर सकते हैं कि कैसे मिलेगा, और वहाँ से यूज क्वांटिटी में अगर बुला के। मैंने कल ही यहाँ पर एक व्यापारी जिससे मैं लेती रहती हूँ, मैं 1 साल से ले रही हूँ और यही अनाज में मिलेट से यूज कर रही हूँ, जिसके कई सारे पकवान भी बना के मैं भी उपयोग करती हूँ और बताती भी हूँ अपने संबंधित को। तो कल मैंने उस व्यापारी से बात की थी कि आप ये छोटे पैकेट बना के दे रहे हैं, तो यूज को हमको इकट्ठे में अगर मंगाना है तो क्या करेंगे। तो देखिए अब ये तो व्यापारी हैं, उसने तो मुझे ये नहीं बताया। वो बोल रहे हैं कि आप हमें दे दीजिए, हमको दे दीजिए यूज क्वांटिटी में ऑर्डर, तो हम मंगा देंगे और फिर हम आपको देंगे। तो खैर मैंने उनसे ज़्यादा बात विषय पे नहीं की, परंतु बस मैं इतनी जानकारी दे रही हूँ कि आप लोग चूंकि कृषक लोगों से वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आप इस बात की मुनीलाल भाई साहब और जो भी जब वहाँ से जुड़े तो उससे पता कर सकते हैं कि भाई वहाँ से हमको इकट्ठे में कैसे मिल सकता है, इस एरिया में आ जाए, एमपी में, मतलब भोपाल में, नर्मदापुरम में। ये बस इतनी मुझे मेरे अंदर से को थी कि ये जानकारी मैं दूँ, तो मैंने दिया। बाकी यूट्यूब में खदरवली साहब के भी और मिलेट के ऊपर बहुत से लेक्चर आ रहे हैं, तो उसी से मैंने भी जानकारी लेके 1 साल पहले से मैंने जानकारी ली थी और इस सबको मैं उपयोग कर रही हूँ। बस ये वाली मैं बात बताना चाह रही थी। और मेघना जी ने तो काफ़ी इस पर रिसर्च किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें सब बता रही हैं, तो उनसे तो हम उनको तो जुड़े ही रहना है। धन्यवाद। ओम। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसा आपने बताया उत्तराखंड से
तो बेसिकली उत्तराखंड से मेनली जो आता है वो झंगोरा और रागी ही आता है। सारे मिलेट्स उस साइड से नहीं मिल पाते। इनफैक्ट जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह है, वहां से आपको कोदो ही मेनली मिल पाएगा। तो ये अलग अलग क्षेत्र में ज्यादा जो उगता है ना, उस हिसाब से वो मिल पाता है। हर क्षेत्र से कोई एक ही फसल, 2 फसल मिल पाती है, सारी एक साथ नहीं मिल पाती है। इसलिए जनरली खुदरा व्यापारी के पास ही आपको सारी चीजें मिल पाएंगी। जी, आदरणीय यमिल गौर साहब जी ने हैंड रेज किया है, दिनेश सर ने भी किया है, तो दिनेश सर से पहले पूछ लेते हैं। जी दिनेश सर, स्वागत है आपका। हाँ जी जी हाँ, वो असल में मैम ने हमारी दीदी जी ने वो आंसर दे दिया है। उत्तराखंड में अधिकतर 2-3 मिलेट्स ज़्यादा उगाए जा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार ने अभी मंडी से भी इन मिलेट्स को जोड़ा है और साथ में यहाँ की जो आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनमें भी जो दोपहर का भोजन बनता है उसमें ये निर्धारित कर दिया कि लोग उनका बच्चों को भी इनका दिन में भी स्कूलों में इनका भोजन दिया जाए। तो ये है। हाँ, यहाँ पर कोदो हो गया, झंगोरा हो गया और जो कंगनी है इसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। हाँ, अगर महिला समूहों के माध्यम से सीधे अगर उपभोक्ताओं तक जाता है तो व्यापारियों तक या जो बिचौलिए हैं, फिर ये जो कीमत की बात है उस निर्धारित की जा सकती है, कम की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है। जी, इतना ही मैं कह रहा था। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी दिनेश जी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी जैसे मध्य प्रदेश में एक स्कीम से जुड़ी हूँ, जो ब्रेकफास्ट स्कीम्स होती हैं कि बच्चों को मिड डे मील्स तो मिलता है, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट स्कीम के साथ जुड़ी हूँ। तो उसमें हमने क्या किया है कि बच्चों के लिए नाश्ते में क्या दिया जा सकता है, और वो पूरा मिलेट बेस्ड ही हम लोग दे रहे हैं। तो काफी अच्छे से वो प्रोग्राम चल रहा है। अभी कुछ 500-600 बच्चों के साथ शुरू हुआ है। लास्ट ईयर जब शुरू किया था तब अराउंड 125 बच्चों के साथ शुरू किया था, 2 स्कूल्स के साथ। अभी 500 या 600 बच्चों तक पहुंच रहा है और धीरे धीरे इस स्कीम को बढ़ाने का वो है। तो उसमें मैंने सारा मेन्यू सेटिंग किया है और सारा मतलब हमने किस चीज से क्या बनाया जाए, सारे रेसिपीज और मेन्यू सेटिंग किए और काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों की तरफ से भी। जी मैडम जी, तो ये धन्यवाद। बताएं ना, आपने नाश्ते में क्या क्या तय किया है और क्या क्या दे रहे हैं मिलेट्स के? जी, हम लोग मिलेट्स के नाश्ते में अभी जो बच्चों को दे रहे हैं, रागी का हलवा दे रहे हैं। मतलब इसमें हमने ना वैरायटी का भी ध्यान रखा है कि ऐसा एक जैसा नाश्ता ना मिले बच्चों को। तो इसमें रागी का हलवा दे रहे हैं, कोदो की लिटिल मिलेट का उपमा दे रहे हैं। इसमें हम फॉक्सटेल की इडली दे रहे हैं, कंगनी की इडली दे रहे हैं और कुटकी का उपमा दे रहे हैं। उसके अलावा बाजरे का, और मौसम के हिसाब से कि अगर ठंड होगी तो बाजरे का देंगे, गर्मी होगी तो ज्वार या मक्का का देंगे। एक चिल्ला दे रहे हैं। फिर एक हम लोग ऐसे स्प्राउट्स में चाट टाइप का, भेल टाइप का बनाकर दे रहे हैं। फिर एक दिन हम लोग सिर्फ केला और भिगी हुई मूंगफली भी देते हैं बच्चों को। और हमने इस तरह से मेन्यू प्लानिंग किया है कि कुछ मेन्यूज हैं जो हमारे 6 डेज के हैं, कुछ 1-2 चीजें हमने ऐसी इंक्लूड की है कि चलो जो कभी कभी देंगे, ऐसे कभी कभी पोहा दे दिया या इस तरह से ना, जो कि कभी कभी दिया जाता है, या कभी लड्डू दिया तो वो हमारे ओकेजनली, कभी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, तो इस जी तरह जी से ओम। सेट किया और है। जैसे ये जो कम वजन के बच्चे होते हैं, जैसे कुपोषित बच्चों पर आंगनवाड़ी पे बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा, तो उनके लिए आपने क्या विशेष रूप से कुछ अलग से तय किया है? नहीं, देखिए हमने अलग से उनके लिए तय नहीं किया है, क्योंकि आप ये जो भोजन कर रहे हो ऑलरेडी वो बहुत न्यूट्रिशियस है। तो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ही बच्चों को सारा न्यूट्रिशन जब मिलना शुरू होता है तो उनमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट हमने जिन बच्चों के साथ किया है, अब कुछ टाइम हो गया है उनको देते हुए, लाइक पिछले साल नवंबर से शुरू किया था। तो अब स्टडी भी करने वाले हैं कि इनका पहले इस बच्चे का वजन कितना था, क्या था, वो सारा इस साल हम लोग वो स्टडी भी करने वाले हैं कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट बच्चों में देखने को मिला है। जी 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 ओम। जी जी धन्यवाद। और बहन जी, वो जो हमारे कोदू है उसका हलवा बन सकता है? कौन सा कोदो? हाँ हाँ जी, बन सकता है।
अच्छा, उसका हलवा कैसे हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा बताइए। हाँ, हलवा देखिए रवे से भी बनता है और आटे से भी बनता है। तो मैं आपको आटे के हलवे का बता देती हूँ कि इन अनाजों को क्योंकि भिगोना जरूरी है, तो पहले आप इसे भिगो लीजिए। फिर भिगोने के बाद इसे थोड़ा सा सुखा लीजिए, भले ही आप पूरा ना सुखाएं लेकिन थोड़ा सूख जाएगा, ताकि मतलब पानी निकल जाए, तो आप इसे अच्छे से सेक सकते हैं अपने कढ़ाई में। जब कढ़ाई में सेक लिया है हल्का सा, उसके बाद आप इसे मिक्सी में चला के इसका आटा बना लीजिए। फिर सिंपली आप जैसे हलवा बनाते हैं, एक बार आटा बन गया उसके बाद हलवा बनाना बिल्कुल जैसे आटे का बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। सिर्फ पहले इसको आटे की स्टेज तक कैसे लाया जाए वो समझना जरूरी होता है। जी धन्यवाद। और हमारे बीच में यमेल गौर साहब है, और भी बहुत सारे हैंड रेज है। पहले जी गौर साहब, आपका स्वागत है जी। अपना ओम ओम सादर नमन, तो भी सादर प्रणाम। मैं जानना चाह रहा था कि जो जई है जिससे ओट्स बनता है वो भी मिलेट्स में ही आएगा। तो हाँ। अभी जो मेहरा जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ, क्योंकि अपने यहाँ गेहूं और चावल के अलावा मेहरा जी अपने यहाँ पे कोदे भी हुए हैं और समैया जिसको बोलते हैं समा। तो हाँ। ये जो अब जब से नहर हमारे यहाँ आई है तब से ये सब चीजें बंद हो गई, नहीं तो जो भी होती थी। पर अभी अगर हम प्रयास करें समा और जई, जई तो ऐसा है कि वो हमारे गेहूं में उसको बांसिया करके बोल के और उसको लगा है तो ये बहुत होने लगा है। तो क्या मैं अगर वर्मा जी जुड़े हैं तो शायद मैं भी वही जानना चाहूंगा कि जो अपने यहाँ जई है वही ओट्स है ना, क्योंकि मैंने हाँ, उस पर तो देख जी हाँ, गूगल पे जी हाँ, जी हाँ, वही ओट्स है। तो जई तो जई कर सकते हैं क्या आटे करके रोटी के बार उसमें, या कैसे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जई को आप रोटी के तरह बनाकर खा सकते हैं, और जई ही ओट्स है। जी, तो जई हमारे यहाँ मतलब एक तरह से खरपतवार के रूप में गेहूं के साथ होने लगा है। जी जी। और लोग जई बोते भी हैं जानवरों को, क्योंकि जानवरों को खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए। वो एक बार कटाती है बाजार में मेरे ख्याल से बीज के टाइम। आपकी आवाज कट रही, आवाज कट रही। हाँ, आपकी आवाज कट रही है गौर साहब। गांव पे जरा नेटवर्क कम मिलता है गुरु जी। जी जी, हमारे बीच में कृष्ण कुमार जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है, स्वागत है जी। कृष्ण कुमार जी भाई साहब स्वागत। हाँ, ओम 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 सदन को ओम नमन बंदन। आज के जो मुख्य और कल भी हमारे मुख्य अतिथि जी, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? तो जी, आप कहाँ से हैं, परिचय भी दीजिएगा। मैं झारखंड से हूँ। ये किसान सेवा समिति, जिला किसान सेवा समिति प्रभारी और एक फार्मर ट्रेनर भी हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो व्यंजन के बारे में हम लोग कैसे बनाएं, मोटे अनाज को कैसे खाए जाएं, बहुत ही ये जो मुख्य अतिथि महोदया ने बता रही बहुत ही सुंदर ढंग से। ये तो हम चाहते हैं कि खेत से प्लेट तक की बात थोड़ा किया जाए, इसलिए कि हमारे झारखंड में मेरा व्यक्तिगत तो समस्या है ही। 1 एकड़ में खेती करता हूँ, जैविक खेती। इस बार खेती 80% नहीं हुई है हमारे झारखंड में, मेरा ही नहीं। तो मैं खेत से बात जानना चाहता हूँ कि अभी जो झारखंड का समाचार है कि 42,000 हेक्टेयर में मोटे अनाज की खेती की जाती है, लेकिन अभी जो है अभी तक
26,000 हेक्टेयर में खेती हो रही है। और मेरा भी अपना जो है व्यक्तिगत 1 एकड़ खेती जो बंजर पड़ा हुआ है, अभी धान की खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सदन से और बाकी अन्य जो विशेषज्ञ लोग हैं उससे आशा रखता हूं कि इस समय कौन सा मोटा अनाज हम खेती करें कि वो जो खेती जो खाली नहीं जाए। बस यही मेरा निवेदन है, एक ही प्रश्न है। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और हमारे दीदी बीच में कल्पना जी ने दीदी हैंड आपके पास किया कौन कौन है। सा ये आप मोटा छोटा कौन कौन सा अनाज है, जरा थोड़ा बताने कृपा करें, हमको चाहिए। जी, मेरे पास जनरली छोटे अनाज में रहता है, उसके अलावा रागी भी रखती हूँ मैं। और जनरली जो छोटे अनाज हैं उन्हें ही ज्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोटा अनाज ज्यादा इजीली अवेलेबल है, तो जगह हर बताओ जगह मिल जाता है। नाम बताओ जो आपके पास जो चीज है वो। कोदो, कुटकी, कंगनी और सांवा मतलब झंगोरा। और उसके अलावा प्रोसो जो चीना है वो भी मैं रखती हूँ। और रागी नाचनी जो है वो भी रखती हूँ। जो थोड़ा सा जी कम कल्पना अवेलेबल होता है वो रख लेती हूँ। जी ओम। कल्पना कोटले जी जो है वो बालाघाट से है, और हमारे बालाघाट में सबसे ज्यादा ये होता है, तो उन्हें बुलाएं और उनसे ये प्रश्न पूछा जाए तो वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। जी ओम। भाई साहब हम उन्हें ही आवाज दे रहे हैं, कल्पना बेन जी को। जी स्वागत है कल्पना जी, अब तक आवाज आ रही है तो सदन को प्रणाम और चीफ गेस्ट महोदया को भी बहुत सारा प्रणाम। मैं जिला बालाघाट से हूँ और यहाँ पे आदिवासी एरिया बहुत है, जंगल एरिया बहुत है। और यहाँ पे जो बैगा जाती है पहाड़ों में, जो पहाड़ियों में जो रहती है, जंगलों में बैगा जाती है, वहाँ पे कोदो होती है। मैं जब विजिट गई वहाँ पे तो वो ऐसे बनाए हुए थे, ढक बनाए हुए थे, लेकिन अपने इधर के लोग देखते तक नहीं, मतलब जानते नहीं कोदो के बारे में। बारीक बारीक अनाज होता है। लेकिन जब अब मिलेट्स के ऊपर बात हो रही तो मैंने जो अपने अधिकारी उनसे मंगवाया जो उधर जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि इस सीजन में तो नहीं मिलेगा। और उन लोग आजकल सेल कर देते हैं और बिना पीसा, मतलब वो जैसे धान होता है, धान को गहानी करते हैं और फिर उसको पिसाते नहीं, जैसे चावल बनाते हैं वैसे चावल नहीं बनाते उन लोग, छत्तीसगढ़ में बेच देते हैं। उनके पास मशीनें नहीं होती, वो अपने लायक का थोड़ा सा यूज के लायक का वो कूट के जैसा यूज कर लेते होंगे, बाकी पूरा सेल कर देते हैं, क्योंकि धान से भी ज़्यादा उनको महंगा रेट मिलता है। तो मोहरन जी, मेघना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो बारीक अनाज के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ा प्रक्रिया बता दें कि कैसे, मतलब उसका जैसे घर में भूख लगती है तो हम कौन से विधि से बनाएं। विधि जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि कोदो से, कुटकी से, रागी से, आपने जो बोला, बस प्रक्रिया जानना चाहती। जैसे रंजना दीदी ने आप पूछा कि हलवा कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 पकवान के ऊपर बता दीजिए कि जैसे लड्डू कैसे बनाया जाए इससे, तो इससे पौष्टिकता भरा आहार रहेगा। और घर में भूख लगती है तो बच्चे लोग स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं कि हमें है कि मम्मी कुछ खाने के लिए, इस प्रकार से आप 2-3 विधियाँ बता दीजिए, जैसे लड्डू हो, और आपको जो बेस्ट लगे वो बताइए, घर में रख सके हम। धन्यवाद दीदी। जी कल्पना जी, एक्चुअली आपका जो प्रश्न है, 2 चीजें मैं उस पर बोलना चाहती हूँ। एक तो जो आपने बताया कि बैगा जाति जो इसे छत्तीसगढ़ वगैरह में बेच देती है, तो वो सही है, क्योंकि एक कोई भी व्यक्ति है वो अपने खाने के लिए, तो क्योंकि वो लोग भी क्या है मैन्युअली कूट पीस के और बड़ी मेहनत से उसे निकालते हैं, तो मार्केट के लिए करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो वैसे ही उसे बीज के रूप में या छिलके सहित सेल ऑफ कर देते हैं, ताकि जिनके पास बड़ी मशीनें होती हैं या छोटी मशीन्स में भी प्रोसेस हो जाता है ये, तो जो लोग प्रोसेस करके मार्केट में दे सके उन्हें वो बेच देते हैं और अपना बस पर्सनल यूज जितना वो रख लेते हैं। तो वो सही है, क्योंकि अभी हमारी बहुत देर से खेती के बारे में बात हो रही है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप इसे खेत में उगाएं, तो उससे पहले, उगाने से पहले आपको उसका प्रोसेसिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं इसे उगा लेते हैं, फसल मिल जाती है, उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि अब इसे हम
कैसे इसका छिलका उतारें और कैसे खाने लायक बनाएं। तो या तो आप चाहें तो हाथ से कूट पिस कर भी, जैसे आदिवासी लोग करते हैं, पर बहुत ज्यादा मेहनत का काम है और हर किसी के बस का नहीं होता है। दूसरी चीज है, इसका एक तरीका और है कि जैसे हमारी मिक्सी होती है घर में, तो वैसी वाली मिक्सी में भी इसका आप प्रोसेसिंग कर सकती हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या किया जाता है कि जो हमारी नॉर्मल मिक्सी होती है उसके आरपीएम को कम किया जाता है और उसे करीबन 1500 तक लाया जाता है। आरपीएम को कम करना बहुत जरूरी है और उसकी जो ब्लेड है उसको थोड़ा सा ब्लंट करना पड़ता है, उसकी शार्पनेस को कम करना पड़ता है, थोड़ी सी ब्लंट ब्लेड लगाई जाए। उसके बाद थोड़ा अनाज लीजिए आप और मतलब थोड़ा सा साफ करके उसे लीजिए और थोड़ी सी देर उसे 15-20 मिनट पानी में भिगोइए और उसके बाद हल्का सा जब मतलब थोड़ा सा भिगोना नहीं है, बेसिकली पानी लगा के उसे छोड़ना है ताकि थोड़ा सा उसका छिलका नरम पड़ जाए। और उसके बाद धीरे धीरे पल्स मोड पे मिक्सी में उसे चर्न करेंगे ना, तो वो उसका छिलका थोड़ा अलग होता जाएगा, फिर उसे झटकार कर और वैसे अनाज निकाला जा सकता है। तो इस तरह से छोटे छोटे बैचेस में आप ले सकते हैं। नहीं तो थोड़ी सी बड़ी मशीन्स जो हैं आजकल, काफी कम रेंज की मशीन्स भी बहुत इजीली मार्केट में आने लगी हैं। 2 लाख इन्वेस्टमेंट, 5 लाख इन्वेस्टमेंट में आप काफी अच्छी मशीनें हर गांव में लगा सकते हैं। तो ये मैं बोलना चाह रही थी कि इसे उगाने से पहले इसकी प्रोसेसिंग के बारे में जरूर सोचना पड़ता है। फिर कल्पना जी जो बोल रही हैं कि थोड़े बच्चे घर पर आते हैं, हम उन्हें कुछ नाश्ता खिलाएं या क्या बना सकते हैं, तो मेरी आपसे सबसे पहले यही गुजारिश है कि नाश्ते से पहले हम भोजन के बारे में सोचें। नाश्ता तो कुछ भी बना लीजिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खाना होता है। अगर हम भोजन खिला सकें तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाश्ता तो कम खाते हैं हम, भोजन ज्यादा खाते हैं। तो भोजन में इसका सबसे ज्यादा अच्छा और इजी स्वरूप है बनाना कि आप इसे चावल की तरह पकाइए। हमारा नॉर्मल जो चावल है उससे थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा लगता है। जैसे हम चावल पकाते हैं तो 1 कटोरी में हमें 2 कटोरी पानी डालना पड़ता है। तो कोदो में आप जो लेंगे 1 कटोरी पे आपको 3 कटोरी पानी लगेगा और बहुत ज्यादा धीमी आंच, जितनी ज्यादा आप धीमी आंच पे पकाएंगी उतना ज्यादा अच्छा आपका बनेगा। तो इसका चावल सबसे ज्यादा और हर तरह से बना के खा सकते हैं, भले आप उसका दही चावल बनाइए, उसे दाल के साथ खाइए या उसका पुलाव जैसा बना के खाइए, खिचड़ी बना के खाइए, दलिया बना के खाइए। सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है कि हम उसे चावल के रूप में खाएं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी रोटी भी बन सकती है। इनफैक्ट यूट्यूब पर मेरा वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से इससे रोटी बनाई जा सकती है बिना आटा पिसवाए। डायरेक्ट ग्रेन से आप कैसे बना सकते हैं आप देख सकते हैं। मेघना शुक्ला मिलेट रोटी ऐसा कुछ डालेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए वो। इनफैक्ट मेरे और भी कई वीडियोस हैं जिनमें मैंने कई तरह की चीजें बतानी सिखाई है और उसके अलावा मैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और रेसिडेंशियल कोर्सेज भी करती रहती हूँ। जी दीदी, तो उसको कोदो को हम चावल के रूप में बनाकर खा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, धन्यवाद। जी ओम, और इनका नमकीन में कैसे उपयोग होगा? देखिए मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं खुद भी इनका नमकीन सब बनाना जानती हूँ, सिखाती भी हूँ कैसे बनाना है। लेकिन आई थिंक कि ये जानकारी बहुत जरूरी है कि पहले इन्हें खाया कैसे जाए। जो मेरा अनुभव है और जो मैंने सीखा है और देखा है वो ये है कि पहली चीज इन्हें भिगोना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आप जब भी इन्हें खाएं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत होती है, तो उसके साथ कुछ ऐसा खाना बहुत जरूरी जिसमें पानी बहुत होता है, जैसे सब्जियां। और सब्जियां बहुत सारी होनी चाहिए जब हम इसे खा रहे हैं। साथ में कुछ ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे छाछ है या कुछ भी एक हर्बल टाइप की चीज आप ले लीजिए। बहुत सारा पानी वाली चीज इसके साथ खाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसीलिए बनाना तो मैं हर चीज सिखाती हूँ, लेकिन खुद मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं इसके नाश्ते बनाकर खाऊं। जितना ज्यादा सब्जी और पानी वाली चीज आप बनाएंगे, जिस इसको खाने में यूज करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा है। बजाय कि हम इसके नाश्ते के बारे में सोचें, इसके खाने के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। जी आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भाई साहब, जी स्वागत। जी। ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन, और आज के चीफ गेस्ट मेघा जी का बहुत बहुत नमन बंदन। मैं बिहार के भोजपुर जिले के से किसान प्रभारी बोल रहा हूं और कृषि ट्रेनर भी हूं। आपने सभी स्टेटों का जिक्र किया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र। तो हमारे बिहार में इस प्रकार के कौन सा फसल हो रहा है, या इस तरीके से कोई संस्था है जो यहाँ पर बिहार में? हमने एक दिन यही जुगाड़ के माध्यम से सुना था किसी चीफ गेस्ट की वजह से, तो हमने जाकर के ज्वार, बाजरा, मड़ुआ मड़ुआ जो कि 80 रुपये किलो रागी। मिला था जी, और रागी। उसको हमने मिक्स करके, और चना मिक्स करके उसको आटे में पिसवा करके आटे में थोड़ा थोड़ा मिला करके उसको हम रोटी बनवाते थे। घर में बहू वगैरह तो नहीं बनाने के चक्कर में थी, वो जल्दी जल्दी ज़्यादा डाल करके और मतलब मिक्स आटा बना कर ख़त्म कर दिया। आपने एक कल बोला था कि ये जो भी आटा है, जो भी चीज़ है, मिक्स करके यूज नहीं करना है, सिंगल सिंगल यूज करना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विशेष जानकारी ले रहे थे। और दूसरा ये जो आपने बोला कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जई बहुत ज़्यादा गेहूं के साथ में रोपा जाता है, जो कि मतलब 35-40 रुपये किलो जब भाव होता है घोड़े के लिए, या अभी ओट्स वगैरह बनने के लिए जो बाहर सप्लाई हो रहा है, तो क्या उसको हम सिंगल पिसवा करके रोटी बना के खा सकते हैं, या गेहूं के साथ पिसवा के खा सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी देने का कृपा प्रदान जी करें जी। ओम। जी जी। ओम। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हर अनाज, क्योंकि वो हमारी पाचन प्रणाली पे अनाज जो होते हैं ना, पचने में थोड़े भारी होते हैं, इसलिए कई अनाजों को मिक्स करके खाने की बजाय एक बार में एक ही अनाज खाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, एक तो हर अनाज को डाइजेशन के लिए अलग टाइप का एंजाइम लगता है। दूसरा ये है कि हर अनाज की अपनी प्रॉपर्टीज होती है, कोई कैल्शियम में ज्यादा है तो कोई आयरन में ज्यादा है, किसी में कुछ और ज्यादा है। तो हम एक ही अनाज खाते हैं ना, तो हमें उस पर्टिकुलर अनाज का पूरा फायदा मिलता है। तो इसीलिए मिक्स करके खाने की बजाय इन्हें अलग अलग खाना ज्यादा अच्छा है। और हर तरह की रोटियां बनवाइए, जैसे हमारी अभी बात हुई कि लाइक कल बात हुई थी कि इनका जब हम आटा पिसवाएं तो कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर हमें उसे खत्म कर लेना चाहिए। तो बेस्ट है, आप एक बार में एक आटा पिसवाइए, उसे फिनिश कीजिए, फिर अगला आटा पिसवा लीजिए। तो उससे आपका बहुत ज्यादा दिन रखा भी नहीं रहेगा, और आप अच्छे से फ्रेश फ्रेश एक एक अनाज से बना के उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चर्चा। और हमारे बीच में आदरणीय बंसीलाल जी शर्मा जी है। आपका भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आदरणीय भाई साहब, स्वागत है। जी बंसीलाल शर्मा जी। दिनेश भैया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी स्वागत है। हाँ, मैं तो पूछना तो नहीं, दीदी से तो मुझे बहुत कुछ नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है। हाँ, ये सदन में श्री अंकित रावत हैं, आप उनका सूक्ष्म परिचय लीजिएगा, और साथ में फिर अगर ये संवाद करते हैं मिलेट्स पे तो कोई प्रश्न होगा जी। जी अंकित रावत जी ना? जी अंकित रावत जी, आप तक आवाज आ रही है? तो हाँ जी स्वागत है। मैम, जी जी नमस्ते मैम। स्वागत है। जी नमस्कार। आज मेरा पहला दिन है। स्वागत है, बढ़िया। आपसे मतलब बहुत आपकी बात काफी सुनी मैंने। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू भी है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है।
हेलो। जी मैं अंकित रावत जी से निवेदन करूंगा, आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा और आप मिलेट्स पर बहुत सारी बहनों के साथ आप कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। कई स्वयं सेवा समूह हैं, स्वयं सहायता समूह हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक एक वार्ता रहेगी और आपके क्षेत्र में जो भी अनाज हैं उनमें आप जो नई चीज़ें आदरणीय दीदी जी ने बताई हैं उसको भी इंट्रोड्यूस कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। जी धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सदन में योगाहार के कार्यक्रम में। धन्यवाद। जी धन्यवाद अंकित जी, जुड़े रहिएगा और हमारे बीच में उत्तराखंड से आदरणीय रघुवीर रावत सर है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, वो भी आए आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ चर्चा करें। जी सदन को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत कुछ तो नहीं कहना है, पर हमारे यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की बात हो रही थी, तो यहाँ मैं विकास नगर देहरादून में रहता हूँ। यहाँ पे भी ये मंडुआ, जिसको रागी हमारे यहाँ तो मंडुआ कहते हैं, तो रागी जो है ये धान की मशीन में ये आप हो जाता है एकदम। तो धान की मशीन जो होती है उसमें कुछ सेटलमेंट करके कुछ उसका, तो उससे काफी मतलब बल्क में उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। यही मैं जानकारी सदन को देना चाहता हूँ। जी मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली जो मोटे अनाज है ना, उसको प्रोसेस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत इजीली हो जाता है। मैं छोटे अनाज के बारे में बात कर रही थी कि अगर हम उसे लगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी वही थोड़ा सा कम उगाया जा रहा है और इसीलिए थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन भी कम है और हो सकता है शायद यही कारण रहा हो कि लोगों ने उसे उगाना भी बंद किया है, क्योंकि उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग डिफिकल्ट होता है। बाकी रागी है, ज्वार है, प्रोसो है, मक्का है, ये तो बहुत इजीली सब लोग कर लेते हैं और वो डिफिकल्ट नहीं है। जो सांवा है, जो झमोरा जिसको काफी काफी कठिन होता है मैंने उसको एक प्रोसेस बार करना। जी मैंने बीच में एक बार उत्तराखंड से मंगवाया था, झंगोरा या सांवा जिसे बोलते हैं, तो मुझे काफी अच्छे रेट में मिल रहा था तो मंगवाया, लेकिन एक्चुअली उसका जो क्लीनिंग था ना बहुत ज्यादा अनक्लीन था, खाने में उसे बहुत ज्यादा धोना पड़ा और कितना भी कोशिश करी लेकिन मुंह में बहुत कंकड़ आ रहे थे और मैंने भी जिन लोगों को दिया सभी ने मुझसे बहुत शिकायत की। फाइनली मुझे सिर्फ ओनली उसका आटा पिसवा के उसे यूज करना पड़ा। तो इसके लिए थोड़ा सा ठीक मशीन हो तो वो भी जरूरी है। इनफैक्ट जो हाथ से कूटा हुआ आदिवासियों से लिया मैंने वो भी खा के देखा था, तो उसमें भी क्या होता है ना, थोड़ा सा कंकड़ पत्थर या मिट्टी धूल बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम लोग वैसे भी जो हमारे यहाँ अनाज आता है या हम लोग सुपरमार्केट वगैरह से उठाते हैं, आजकल वो जमाना नहीं है जब महिलाएं बैठकर कंकड़ पत्थर वगैरह निकालती थी और फिर उसको पीसने के लिए देती थी। आजकल तो लोगों को लगता है हमें पिसा पिसाया ही आटा भी मिल जाए तो अच्छा है। तो हमारे टाइम में थोड़ा सा हम मशीन प्रोसेस, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मशीनें बहुत इजीली अब मिलने लगी हैं, तो अगर उन छोटी मशीनों के साथ भी अगर प्रोसेस करके यूज कर सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना धूल मिट्टी कंकड़ आया ना तो लोग नहीं खाएंगे, तो ज्यादा अच्छा है कि मशीन्स जो हैं उनका प्रोसेस किया हुआ अगर हम खा सके या छोटी छोटी मशीनें हर गांव में लगवा सके तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे कुछ मशीन ऐसे झोरा की मशीन लगी है जो प्रोसेस करते हैं और वो उन्हें उसको एक डी स्टोनर होता है जो उसमें स्टोन होते हैं वो हट जाते हैं। इस तरह से उन्होंने उसको साफ करके और उसका एक प्रोसेस है वो। हाँ, तो 3-4 लाख रुपए का प्लांट है। जी जी और भी हमारे सदन में किसी भाई बहन का सवाल है तो पूछ सकते हैं भोजन सामग्री के तौर पर।
जी आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, स्वागत है आपका। जी बहन जी को प्रणाम। और आज 2 दिन से हम आपको सुन रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पौधों की रोटी मैंने बनवाई है और पौधों मैंने अपने खेत में उगाए हैं, मैंने स्वयं। तो उस समय मुझे ध्यान आ जाता था पौधों के और राली के खेत कैसे होते हैं, कब होते हैं, ये हमने अनुभव किया है। जो सवाल था हमारे जो किसान भाई या सदन में उपस्थित भाई बहन पूछ रहे थे कि ये कब फसल होती है, ये फसल अभी बरसात के सीजन में ही होती है। और पौधे तो जल्दी कट जाते हैं, लेकिन राली होती है जो जो सर्दी में जब ओस पड़ती है उस समय तक वो खड़ी रहती है खेत में, और इसके बाद वो उसका जो है हार्वेस्टिंग होती है, कटती है। तो सिर्फ बरसात के सीजन में ही ये फसलें होती हैं। फिर तो वो जो अलग टाइप की फसलें होने लगी वो अलग बात है, लेकिन नेचुरल जो फसल होती है, जो देसी बीज से या देसी जो अनाज है, मोटे अनाज जिन्हें हम कहते हैं, ये सिर्फ बरसात की फसल में होते हैं। और जो जंगली एरिया है, ढलाऊ जहाँ पानी नहीं भरा जाता है, ऐसे खेतों में इनको पैदा किया जाता है। कंकड़ पत्थर के खेत भी होते हैं, उनमें भी हो जाती है। किसी भी प्रकार की जमीन हो ये फसल पैदा हो जाती है। इसलिए ये फसल का जो किसान बोते हैं 2 प्रकार, एक तो धान होती है भरे हुए खेत में, और ये कोदो कुटकी दाली फिक्रे होते हैं ऊंचे वाले खेत में, ढलान वाले खेतों में। तो बिल्कुल डिफरेंस इनका प्रभाव है और डिफरेंस इनका बोने उगने का तरीका भी है। गेहूं और चावल, अभी मैं गेहूं लगभग आज 5-6 अगस्त से आज 23 अगस्त है शायद, 17 दिन से हमने अभी गेहूं की रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाए। मैं जब से अभी हरिद्वार से आ रहा हूँ, 4 अगस्त को परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धि आचार्य जी के सानिध्य में गया मैं जड़ी बूटी दिवस में, तो वहाँ बताया गया चावल का और गेहूं का प्रभाव। तो वहाँ जो वैद्य हमारे थे सभी मिले सबसे, तो उन्होंने कहा अब आप गेहूं और चावल ना खाएं, गेहूं चावल ये भोजन नहीं है, और ये तो बहुत ही, और अगर खाना है तो अपन जो है मोटे अनाज की 1-2, जैसे ज्वार है, बाजरा है, दाल है, कोदो कुटकी 1-2 रोटी खाएं, और अधिकतर हरी सब्जी, सलाद वगैरह, ये ज्यादा खाएं। अब हमने रोटी को भोजन माना, अगर हमने रोटी नहीं खाई तो पेट पूरा भर गया, अगर रोटी नहीं खाई तो हमने कहा आज हमने खाना नहीं खाया है। ये मेंटलिटी हमें बदलना पड़ेगी। भोजन रोटी भोजन नहीं है, भोजन वो है कि हमारे पेट में आहार गया है, चाहे वो सलाद से ही जा सकता है, हम ककड़ी से, टमाटर से, सेब, अनार, जो फल हम लेते हैं ये ही हमारा भोजन है। सिर्फ चेंज करना है हमको अपनी विचारधारा। चावल अगर हम कहीं भोजन करते हैं उसके बाद हम चावल खाते ही खाते हैं, चाहे कुछ भी हो, ये गलत है। और जो रात का भोजन के ऊपर भी हमारे सदन में कई हमारे विद्वानों ने बताए हैं, तरीके भी बताए कि हमारा भोजन हमें किस समय करना चाहिए। मैं तो एक छोटी सी बात समझ लेता हूं कि पशु पक्षी, बंदर का भी आया था, बंदर भी मानव का ही रूप जैसा है, और वो बंदर कभी कैंसर होते हुए नहीं देखा, किडनी खराब होते हुए नहीं देखी, या उसको हार्ट अटैक नहीं सुना है। पक्षी भी, हमारे पशु भी, वो इसलिए कि वो सुबह उठते ही अपने आहार के लिए चले जाते हैं और हम सोते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, उठ के चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे, और फिर नाश्ता करके फिर हम 1-2 बजे तक भोजन करेंगे, फिर रात में हम 12-1-1, 2-2 बजे तक भोजन करेंगे, और खीर खाएंगे और रायता भी लेंगे, माने खट्टा और मीठा दोनों खाएंगे, दूध भी लेंगे, नमक भी लेंगे। इस प्रकार के अगर हम भोजन लेंगे तो हम जो हमारे जो अस्पताल है, जो हमने कहा था कि हमारे अस्पताल, अभी हमने एक पोस्ट डाली थी आपकी बहन जी, जब मैंने कल सुना आपको, मैंने कहा पहले अस्पताल एक बड़े शहर में हुआ करता था और वो भी खाली रहता था, और आज कदम कदम पर अस्पताल है, और प्राइवेट अस्पताल है, और जहां अस्पताल के सामने जाएंगे तो वाहनों की लाइन लगी है और अंदर इतनी भीड़ लगी है, हर माता बहन और भाई, युवा, बच्चे सब डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ भोजन है। आहार उपचार बहुत जरूरी है। हमारे पतंजलि वेलनेस सेंटर में जब वहाँ चिकित्सा होता है तो आहार चिकित्सा होती है। वहां रो रहे हैं लोग, दे दीजिए महाराज जी हमें एक थोड़ा सा नमक की वो दे दीजिए, नहीं आप हमें एक रोटी दे दीजिए, कुछ नहीं। जो आहार का पर्चा बना दिया जाता है, काउंटर पे जाता है और काउंटर पे उस पर लिखा होता है वही मिलता है उनको। तो आहार बहुत जरूरी है, जो बहन जी ने 2 दिन से हम सबको बताया है। हम सब मोटे अनाज की ओर चलें,
और कहीं से भी मिले, जहां भी मिले आगे इस पे उपलब्ध हुआ। डॉक्टर किशोर दुबे जी ने भी डाली है, हमारी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने भी बताया है। हम भी लगातार संपर्क कर रहे हैं अपने किसानों से जहां हम जा रहे हैं प्रवास पे। चूंकि मैं अपना परिचय भी दे दूं बहन जी, मैं मुन्नीलाल यादव जनसेवक टीकमगढ़ से हूं और पतंजलि किसान सेवा समिति का राज्य प्रभारी हूँ, मध्य प्रदेश से ही हूँ। और अभी इंदौर वगैरह उज्जैन सब जाना रहता है, मध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश में प्रवास रहता है हमारा। और किसानों को जो प्रशिक्षण होने वाला है उसमें भी हम जो है इसके मोटे अनाज की लगातार चर्चा करेंगे, किन किसानों के पास मोटे अनाज हैं। और अभी मैंने प्रयास किया था 1 एकड़ में मोटे अनाज लगाने का, लेकिन वो मुझे बीज उपलब्ध नहीं हो पाए। अब हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हमने चर्चा भी की है कई जगह, तो जैसे ही उपलब्ध हो जाते हैं हम अगले वर्ष से अपना मोटा अनाज हम स्वयं अपने तेल वाली तिलहन की फसलें जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन हम खुद उगाते हैं अपनी, और तिल जिसका तेल बनता है, ये सारी फसलें हम खुद अपनी यहाँ उगाते हैं। और कल हमने अपना तेल बना के लाए हैं। हम दाल, उड़द, मूंग और अरहर हम खुद जो है अपनी फसल उगाते हैं, उसकी दाल अपने घर पे ही बनाते हैं चक्की से दाल और खाते हैं। गेहूं हम खुद अपना उगाते हैं जो प्राकृतिक पद्धति से उगाया जाता है। फसलें सब्जियां भी हम अपनी उगा रहे हैं। यानी मैं बाजार से खाने पीने की सब्जी और ये लाने की प्रयास, सिर्फ कपड़े वपड़े लाना है या कोई फ्रूट लाना है वो बाजार से लाएं, बाकी खाने की चीज नहीं लाएंगे। देसी गाय अपने यहाँ हमने पाल रखी है, और उसका दूध और घी ये बहुत जरूरी है। अगर जिसने ये कर लिया, हजारों एकड़ जमीन और संपत्ति, 7-7 मंजिल इमारतें बना लो, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपने अपनी भोजन को नहीं सुधारा। तो हमारा ये सदन में बस यही सुझाव था कि जो बहन जी ने, मेघना जी ने बताया है कि हमें इन फसलों की ओर जाना। और एक समस्या आ रही थी बहन जी भोजन बनाने की, वो आपने समस्या का समाधान कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपने बताया कि हमें उबलते हुए पानी में हमें अपना आटे को डालना है और डाल के सीधा जो है फिर हमें गूंजना है। तो वो जो बनाने वाली प्रक्रिया, क्योंकि जब हमारी माताएं बहनें जब बनाती थी, हमने भी देखा तो उसको बहुत ऐसा करते तो फट जाती थी, उसमें हम फिर गेहूं थोड़ा सा मिलाते थे। तो आपने उसको तरीका बता दिया, तो इस तरीके से अगर बनेगी तो आनंद आएगा और उसका खाने से। जी बहन जी। जी, कल किसी ने बनाया क्या उस तरीके से रोटी? कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाया किसी के पास है ही नहीं बहन जी। बनाएंगे। अच्छा, हेलो, कोई बात नहीं। ओ बहन जी, कल मैंने कल मैंने 2 रोटी बनाई थी मक्के की उबलते पानी में, किंतु मैंने कपड़े के ऊपर ही बनाई थी वो। ओके, कपड़ा लगा के उसके ऊपर बनाई थी। तो देखिए आप थोड़ा सा अपना हाथ सेट कर लेंगे ना, कपड़े की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट बनाते हैं, कपड़े की बिल्कुल कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा 1-2 बार बनाइए, आपका हाथ भी एडजस्ट हो जाएगा, पानी का अंदाज भी ठीक हो जाएगा। मैं बनाती हूँ रोटी, चलिए तो जैसे गर्म पानी में और चीले भी बनाते हैं, पैनकेक भी बनाते हैं, उसके बहुत आसानी से बनते हैं। बहन जी हम भी वैसे ही गर्म पानी से ही बनाते हैं, और वो बहुत साल से बना रहे हैं। वो प्रक्रिया हमें हमारे मम्मी ने ही सिखाई थी गर्म पानी से, तो वैसे ही रोटी बना रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। अब हम भी बनाएंगे, लेकिन अभी मेरा सिर्फ एक ही निवेदन था कि जी, मेरा एक ही निवेदन था कि जैसे भी आपने कहा कि हमारा आहार रोटी है और हमें छोड़ना, रोटी हम लोग समझते हैं अपना आहार है और हमें इसे छोड़ना चाहिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक्चुअली आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि वहां पर हम नहीं खिला रहे हैं, तो वो सही है, क्योंकि जब हम डिटॉक्स करते हैं तो ज्यादा फल फ्रूट और वो सब चीजें खिलाकर पेशेंट को खिलाई जाती है। तो लेकिन हम एक जब नॉर्मल अन्न और आहार की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे ज्यादा हमारी रोटी या जो हमारा अन्न है वो तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसे छोड़कर हम अगर सोचेंगे कि हमें एनर्जी मिले, फल फ्रूट से मिले एनर्जी, तो फल फ्रूट अगर हम फाइबर के लिए भी देखें तो हमें 15 से 18 किलो खाना पड़ेगा। इतना ज्यादा खाएंगे तब जाके उस आहार से हमें जितना फाइबर चाहिए उतना मिल पाएगा। और इनफैक्ट जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो भी फल फ्रूट से लेने जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसे खाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट
जो अनाज प्रोवाइड कर सकता है वो हम देखिए सीधी सी बात है कि हम जैसे गाय दिन भर चरती रहती है या जैसे दिन भर हाथी है, घोड़ा है, मतलब वो काफी दिन भर, घोड़ा तो नहीं, तो ये लोग दिन भर खाना खाते रहते हैं, चलती रहती है उनकी जुगाली। लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं खा सकते कि दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहें। हम लोगों के लिए तो यही है कि अभी भोजन के टाइम पे भोजन कर लिया तो उसके बाद हमें काम करना है। तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अनाज खाएं। अगर हम अनाज नहीं खाएंगे तो हमारा उतना प्रॉपरली पेट नहीं भरेगा। जो लोग एक्चुअली इस तरह के लाइफस्टाइल में रहते हैं, इनफैक्ट मैंने खुद में भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद के साथ किए हुए हैं कि लाइक मैं एक ही बार कुक्ड खाती थी, बाकी पूरे टाइम रॉ खाती थी, और ये साल भर मैंने करके देखा है। और इस तरह की कई चीजें करके देखी है। तो ये आहार किसके लिए ठीक है? जो योगी है ना, जो योगी इंसान है वो इस तरह का, जो अपना बैठ के आराम से मेडिटेशन कर रहे हैं, काफी जिनका बहुत एक्टिव लाइफ है, जो एक परिवार को उसकी समस्याओं के साथ जूझ रहा है इंसान, उसका एक लाइफस्टाइल, उसका भोजन अलग होता है। जो दुनिया की चीजों के साथ जूझ रहा है, और एक हॉस्पिटल का भोजन अलग है, एक योगी का भोजन अलग है। तो एक नॉर्मल हाउस होल्डर के लिए, गृहस्थ के लिए तो जो हमारा अनाज है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही है जो हमें पूरा न्यूट्रिशन भी देगा। और साथ में डेफिनेटली हम भोजन में बाकी चीजें तो लेते ही है, साग सब्जी फल फ्रूट बाकी साथ में चलता ही रहता है, लेकिन अनाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे खाने का। और उसे हम ना तो कम करने का सोच सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। अगर हमें उसे कम करना है तो सबसे आसान है कि हम मोटे अनाज पर शिफ्ट हों, तो हमें भूख भी उतनी ज्यादा नहीं लगेगी और हम बहुत इजीली कम भोजन करके भी बहुत आसानी से दिन निकाल सकते हैं। जी, एक मेरा सवाल है आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि मेघना जी से, कि आजकल बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जब हम योगा भी सिखाने जाते हैं तो उनको थोड़ा बता सकते हैं कि उनकी, देखते हैं अभी आजकल छोटे-छोटे बच्चे उनको ना चश्मा लग रहे हैं, उनके डायबिटीज और भी अन्य समस्या आ रही है, और उनकी जो है ना 5वीं 6वीं कक्षा में है, फिर भी उनकी हाइट का प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं ये इतनी सी है, अभी भी 6 में गई है, ऐसे उनके टीचर भी बताते हैं। इनके लिए कुछ बताओ आप। तो हम तो योगा तो बताते ही रहते हैं, इससे जी योगा, तो फिर भी जी आपके इसमें अगर आप मिलेट्स के बारे में उनके लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बता सकते हैं? तो हम जी उनको रंजना भी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बात इतनी सी है कि जो मुझे समझ आता है कि देखिए, क्योंकि हम मोटे अनाज से हटे हैं और ज्यादा भोजन गेहूं चावल का कर रहे हैं। अब गेहूं चावल खा के बहुत तेजी से ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, आप 2 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है। बहुत अच्छे से आप पेट भर के खाएंगे तब भी, और थोड़ा सा एसिडिटी और पेट का प्रॉब्लम्स तो आपके फिर क्रिएट होते हैं, क्योंकि फाइबर नहीं है, थोड़ा सा कब्ज का और गैसेस का ये सब प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं। तो ढंग से हमारा पेट भी साफ नहीं होता है, और चूंकि बार बार भूख लगती है तो हमें बार बार भोजन करना पड़ता है। अब आप देखिए, हम भोजन तो बहुत बार कर रहे हैं, 5 से 6 टाइम बच्चे भी खाते हैं, अक्सर बड़े भी खाते हैं, लेकिन उतनी बार आप देखें तो कोई भी महिला भोजन नहीं बना सकती है ना। छोटी छोटी भूख बार बार लगती रहेगी। इसीलिए मैंने कहा आप नाश्ते से ज्यादा भोजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बार बार छोटी छोटी भूख लगती रहती है आपको, उसका कारण यही है कि आप गेहूं चावल खा रहे, बार बार भूख लगेगी, बहुत जल्दी 2 से 3 घंटे में भूख लग जाएगी। और बार बार नाश्ता करते हैं ना, फिर खुल के उतनी भी भूख नहीं लगती, पर दिन भर इंसान खाता रहता है। उससे क्या होता है ना, हमारा पूरा स्वास्थ्य का जो एक साइकिल है वो सारा बिगड़ जाता है। क्योंकि एक महिला कितनी बार, 2 बार बनाएगी खाना, 3 बार बनाएगी, वो कितनी बार बनाएगी? तो आप अपने घर में बिस्किट, सेव, फरसाण, नाश्ते सब लाना शुरू कर देंगे। जैसे मैं मेरे पर्सनली अपने घर का आपको बताती हूँ कि जब, क्योंकि हम लोग वो छोटा अनाज ज्यादा खाते हैं, मोटा अनाज भी मैं जनरली रोटियां बनाने में ही यूज करती हूँ, और ज्यादा और कुछ जैसे ज्वार बाजरा वगैरह है, कोई बहुत ज्यादा उससे कुछ व्यंजन ना बना के ज्यादा मैं रोटियां ही बनाती हूँ। और व्यंजन बनाने हो तो उसके लिए मैं फिर ज्यादा अपना छोटा अनाज यूज करती हूँ।
तो मैंने ये देखा है कि हम दिन में 2 बार खाते हैं ना, तो वो हमारे लिए इनफ हो जाता है। सुबह 9-10 बजे रोटी खा ली, शाम को रात को फिर 5-6 बजे भूख लगती है, आराम से खाना हो जाता है और हमारा काम चल जाता है। तो जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा बड़ा बेटा, हम लोग दिन में 2 बार खाते हैं, हमको इनफ हो जाता है। तीसरी बार खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो छोटा बेटा है, ऑब्वियसली थोड़ा सा उसकी एज 10-11 साल की है, तो उसको 3 बार भोजन लगता है। इन 2 के बीच भी उसको 1 बार भूख लग जाती है। और जनरली ये मैं आपको कोरोना टाइम का बता रही हूँ, जब हम चारों लोग बिल्कुल घर में थे और बाहर जाने का काम हमारा कम था, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे थे। तो उस टाइम जो मैंने देखा ना पैटर्न, कि 2 बार में हम सबका हो जाता था। जो बेटा था उसको 3 बार भोजन लगता था, मतलब उसको 1 नाश्ता लगता था और 2 खाने लगते थे। तो इतना हम इजीली उसके लिए कर लेते थे। लेकिन अब बार बार भूख लगेगी तो इतना भोजन नहीं बनाया जा सकता है, तो अक्सर फिर हम बच्चों को बिस्किट खिला देते हैं, कुछ ना कुछ नाश्ते हमको उनको देने की जरूरत बार बार पड़ती है। तो उससे क्या होता है ना, घर में तो हम बना नहीं पा रहे, फिर मार्केट से लेकर आएंगे। सारा मार्केट से सामान बहुत आने लग गया है हमारे घरों में। उसका कारण यही है कि भूख बार बार लगती है। तो अगर हम मोटे अनाज पर शिफ्ट होते हैं, अच्छे से भोजन करते हैं, वो आवश्यकता भी हमारी कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली हम जब नाश्ता की ऐसी आइटम या बीच बीच में भोजन नहीं करते हैं, तो जरूरत ही महसूस नहीं होती और हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा रहता है। क्योंकि इतनी बार आप भोजन तो बना नहीं सकते, मार्केट का खिलाएंगे, और मार्केट में हम जानते हैं कैसी कैसी चीजें यूज होती है स्वास्थ्य के लिए। जो चीज हम घर में नहीं करना चाहेंगे, घर में नहीं लाएंगे, लेकिन मार्केट से खाएंगे, तो वो सारी चीजें उसमें ऐड हो जाती है। तो इसलिए प्रोसेस्ड फूड अगर बंद करना है, मार्केट का खाना बंद करना है, तो पहले अपने घर के भोजन को सुधारना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं बच्चों के लिए हर चीज बनाना सिखाती हूँ, हर तरह के नाश्ते। क्योंकि हम सोचते हैं बच्चा रोटी खा ले, लेकिन अगर बच्चे को सारी चीजें, हमने जो नाश्ता बनाया है वो ही बिल्कुल हेल्दी वे में बनाया और खिलाया है, तो बच्चों को फिर एक क्रेविंग भी नहीं होती है बाहर खाने की, क्योंकि घर में उन्हें नाश्ता वगैरह सब मिल रहा है। जैसे नाश्ता मतलब जैसे हांडवा बनाया, ढोकला बनाया, या दही बड़ा वगैरह, हम जितनी भी चीजें कटलेट्स वगैरह बनाते हैं, इवन पिज्जा है, नूडल्स है, पास्ता है, इस तरह की चीजें भी अगर मिलेट से बनाते हैं। जैसे एक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कि अब मेरे बच्चे दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना मेरे घर में नहीं बनता है। वैसे भी उनकी ज्यादा आदत नहीं थी घर में, बचपन से ही मैं बिस्किट वगैरह तो लाई नहीं कभी। लेकिन जैसे कभी कभी बच्चों का दिल करता है कि मम्मी आज नूडल्स बना लो, या तो जैसे मैगी भी मैं कभी अपने घर में नहीं लाई, लेकिन बच्चों को शौक होता है कि नूडल्स खाना है। तो मैंने ये देखा है कि मैगी का पैकेट जो घर में आता है, अगर उसमें खाए ना, तो एक बच्चा 2 पैकेट तो खाएगा ही खाएगा नूडल्स, 100-100 ग्राम के जो पैकेट्स आते हैं। लेकिन जो मैंने मिलेट के नूडल्स मार्केट से लिए, वो भी मैंने घर पे नहीं बनाए। घर पे भी चाहे तो हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है, हमें भी लगता है मार्केट से ले लें, तो उसमें भी थोड़ा सा गेहूं एडेड होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं एडेड होता है। लेकिन मिलेट्स के जो मार्केट में नूडल्स मिल रहे हैं, उसे जब मैं घर में बनाती हूँ, तो एक पैकेट में कम से कम 2 या 3 लोग खा लेते हैं, तो हमारा 1.5 पैकेट में पूरा घर खा लेता है। जबकि मैगी का 2 पैकेट एक बंदे को लगता था। तो और उसमें पेट भी बहुत अच्छे से भरता है, खूब सारी सब्जियां वगैरह डालकर बनाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत चीजें हैं जो बच्चों के लिए भी की जा सकती हैं। स्पेशली अगर हम बच्चों को बार बार बोले कि आप रोटी खाइए, तो बच्चे भी चिढ़ते हैं और भागते हैं। तो उससे बेटर है कि हम उन्हें बहुत हेल्दी, जिसमें आपका पूरा फुल मील, जो बैलेंस मील बन रहा है ना, वो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। उसमें सब्जी भी आ गई, आपका अनाज भी आ गया, दाल भी आ गई, सब कुछ आ जाता है। और फिर अगर आप उसे भले ही नाश्ता भी खिला रहे हैं, तो भी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे के पेट में तो ये सारी ही चीजें अच्छे से बैलेंस में गई ही हैं। तो बच्चे भी खुश कि हमें नाश्ता, और पेट अच्छे से भरता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर ज्यादा टाइम ना हुआ हो तो मैं आपको एक और देती हूँ, कि एक दिन मैंने कंगनी के पानी पूरी बनाए थे घर पर। पानी पूरी के जो पूरी होते हैं ना, पताशी भी बोलते हैं उन्हें, पानी पताशी जो मध्य प्रदेश में बोलते हैं, वो बनाए थे। तो शाम के टाइम मुझे बच्चे बोल रहे थे मम्मी खाना है, मैंने उनके लिए बनाया। साथ में जो भी आलू था और सारी चीजें साथ में बनाई, और मुझे कहीं जाना था पतिदेव के साथ, तो मैं चली गई।
तो मेरे पति मुझ पर बड़े नाराज हुए कि आज क्या तुमने बच्चों के लिए कुछ बनाया नहीं, सिर्फ वो पानी पूरी छोड़कर आ गई। तो मैंने कहा नहीं, ये तो कंगनी की है ना, तो उन्हें भूख नहीं लगेगी, उनके लिए इनफ रहेगा। तो ऐसी इस तरह से हमारी बात हुई। और जब हम वापस आए रात को, तो मेरे पति को ज्यादा चिंता थी मेरे से, तो उन्होंने पूछा बच्चों तुमने क्या खाया, कैसा रहा? बोलते हमने तो पानी पूरी खाई। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे खाना नहीं खाया? तो बच्चे बोले हमें तो भूख ही नहीं लगी, पानी पूरी खा के हमारा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पेट बहुत अच्छे से भरता है, बार बार भूख नहीं लगती। जी जी तो आप जी किसी भी नाश्ते चालू करवा लिया बनाकर जी। भी खा सकते हैं। जी दीदी जी, मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छा मुझे समझ दिया है। और बस मेरा यही था कि जो आपने बताया ना कि ये जो मिलेट्स के कुछ जो बनाए हुए ऐसे व्यंजन तो नहीं बना सकते, मगर ये नूडल्स, ये ढोकला पीठ है, हलवा है, ये मार्केट में बहुत सारी है। चीजें, बहुत सारी अच्छा, चीजें इजीली घर पे। और मुझे लगता है आप 99%, 95% चीजें घर पे बना सकते हैं। इवन ब्रेड, केक, कुकीज, बिस्किट, सारी चीजें घर पे बनती है, बहुत आसान मार्केट है बनाना। मेघना जी। जी, हमारे सदन का भी समय हो गया है और लगभग सबके सवाल जवाब हो गए हैं। तो मुझे लगता है हमें अभी बंसीलाल विदा शर्मा जी, लेना है। तो इसका सवाल ले जी, लिया है बहन जी। बंसीलाल शर्मा जी, जी शुरू से हैंड रेज किए हैं जी, और विद्युत जी, के बाद जी। जी, बंसी हाँ शर्मा हाँ। जी। हाँ मैडम जी, हाँ नमस्कार। हाँ अभी 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 इसका चालू करवाया हूँ मैं। पहले ये सब बंद था मोबाइल पे, मतलब मैं देख नहीं पा रहा था, आपको ना आवाज आ रही थी। जी, मैंने बोला एक बार आपको भाई साहब। जी 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 जी। अशोक पटेल के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। अशोक पटेल, जी, नर्मदापुरम। बहुत सुंदर। जी, जी, बहुत सुंदर। जी जी जी। उससे मैं जुड़ा हूँ, 4-5 दिन हो गए मुझे। आपकी सभी चर्चाएं मैं सुन रहा हूँ, बढ़िया बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छे शुगर के लिए जो आप बता रहे हो। सो ठीक है मैडम। आपका स्वागत है, आप जुड़े रहिएगा। और आप कल अपनी बात रखेंगे, जब भी आपके कोई मन में बात आता है रखें आप। आदरणीय जरूर बिंदेश्वर जरूर तिवारी जी, बिहार से। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं रंजना जी से एक निवेदन और करना चाहती हूँ। हम्म। जी, जी जी, रंजना जी, 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 मैं ये बोल रही जी, थी स्वागत। कि अगर आप चाहें इस प्लेटफॉर्म पर अगर कुकिंग क्लास ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हम दोपहर में कर सकते हैं। जैसे उस टाइम क्या होता है कि खाना वगैरह बनाकर सब लोग थोड़ा फ्री भी हो जाते हैं। तो मैं जनरली अपनी क्लासेस दोपहर को लेती हूँ, उस टाइम थोड़ा सा सब फ्री भी रहते हैं और इजीली कर पाते हैं। तो आफ्टरनून के टाइम मैं अपनी क्लासेस अक्सर करती हूँ। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सिखाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग क्लासेस कर सकते हैं। काफी सब्सिडाइज उस पर बहुत हम लोग सुंदर कर दीदी, सकते हैं। बहुत सुंदर। हमारे बीच में जी हम सभी महिलाएं जुड़ी हैं और उनको भी, और मेरे जितने भी महिलाएं यहाँ है मैं उनको भी एक बार सबको बोलूंगी और आपसे एक दिन का समय ले लूंगी और दोपहर में हम आपसे व्यंजन सीखेंगे कि आप कैसे बना जी रहे हैं, और वो आप किचन में रहेंगे और हम सब देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। आपका बहुत नंबर सुंदर दे दो दीदी, जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद। नंबर। जी जी, नंबर दे देती हूँ मैं, चैट बॉक्स में डाल देती अरे जी, आप बिंदेश्वर तिवारी जी के बाद समापन करें। अब 8:21 हो गए। आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। शर्मा जी देखिए, सब परिवार सुन रहे हैं। बंसीलाल जी।